नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक सरकार की योजना जो कि अभी हाल ही में कैबिनेट द्वारा अप्रूव की गई है। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो 3-4 दिन पहले पहले ही जो है वो सरकार ने जारी किया है। इस योजना का उद्यमियों को इंतजार था, क्योंकि एक युवा उद्यमी जब अपने व्यवसाय को स्थापित करता है तो उसमें यदि उसको सरकार की सहायता भी मिले तो उसे अपने व्यवसाय को संचालित करने में परेशानी नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पर एक योजना जो है जारी की गई है राजस्थान में, जिसका नाम है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो एज लिमिट तय की गई है वो 45 वर्ष लास्ट जो है एज लिमिट तय की गई है। 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के युवा इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इस योजना में बेनिफिट लेने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना को समझना होगा। ये योजना जो है वो हमारे राजस्थान के युवाओं को उद्यमिता के प्रोत्साहन के लिए लाई गई है। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, वित्तीय सहायता मिलेगी नए बिजनेसों को। साथ साथ में जो पुराने बिजनेस युवा ने जो है कोई यंग ने एस्टेब्लिश कर रखे हैं, पुराने कभी स्कीम का फायदा नहीं ले पाए हैं और अब जो है अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, जो 45 वर्ष तक के युवा है, यदि वो अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो वो भी जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। ये योजना कहीं ना कहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। और आज हम जानते हैं कि आज की डेट में जीएसटी की रेट भी जो है कुछ समय पहले अभी जीएसटी काउंसिल में कम की गई है। तो ऐसी कंडीशन में इसका भी एक जो है वो इकोनॉमी पर इफेक्ट आने वाला है। जो रिसेशनल पोजीशन है वो खत्म होने वाली है। तो हम बात करें कि राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में जो है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ाने के लिए जो है ये योजना लाई गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं अब बिजनेस को बढ़ावा देगी और जो है इकोनॉमी का जो फ्लो है वो इसको बढ़ाएगी। कहीं ना कहीं बिजनेस एस्टेब्लिश होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कहीं रोजगार बढ़ने से कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल भी बढ़ेगी। सेल बढ़ने से फर्दर जो है रेवेन्यू बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। ये सारा जो है इकोनॉमिक फ्लो वो यहाँ पर जो है स्टार्ट होने वाला है। तो इससे जो है रिसेशनल पोजीशन जो है वो खत्म होगी। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ पर अभी जो योजना देख रहे हैं उसी पर बात करते हैं। तो इसलिए नए बिजनेस और पुराने बिजनेस जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उनके लिए ये योजना है। साथ साथ में इसमें यूथ जो है वो राजस्थान के बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि राजस्थान की योजना है। राजस्थान के जो निवासी जो है यूथ वो जो है इसमें एस्टेब्लिश्ड होंगे। इसके अलावा यहाँ बात करें हम तो इसमें जो है 2 तरीके की सब्सिडी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मार्जिन मनी सब्सिडी, जिसे हम कैपिटल सब्सिडी कहते हैं, वो भी हमें मिलने वाली है। और साथ साथ में ब्याज सब्सिडी, जो आप लोन पर जो है ब्याज देने वाले हैं उस पर भी आपको एक सब्सिडी के रूप में जो है अमाउंट जो है यहाँ पर दिया जाने वाला है। तो ये योजना जो है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस योजना में जो है दोहरा लाभ मिलने वाला है, डबल बेनिफिट मिलने वाला है। और डबल बेनिफिट वाली स्कीम जो है वो एक और स्कीम है ST/SC के लिए है, BR अम्बेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना। परंतु बात यह है कि वो ST/SC के लिए है, बट ये जो है योजना वो यूथ के लिए है और इसमें यूथ में जो है वो सभी वर्गों के लिए जो है ये योजना है। तो इसका जो है स्कोप जिसे कह सकते हैं हम, तो इसका स्कोप बड़ा है। ये स्कीम जो है वो 31 मार्च 2029 तक एप्लीकेबल रहेगी। अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वो भी इस स्कीम के एप्लीकेशन के लिए बन जाएगा जल्दी ही। तो इस पर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इस स्कीम के बारे में और जानते हैं हम। सबसे पहले बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता क्या रहेगी, कौन इसमें पात्र होंगे। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूं यहाँ पर 45 ईयर्स तक जिनकी एज है ऐसे यंग जो है वो यहाँ पर पात्र होंगे। परंतु साथ ही इसमें चूंकि पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, सोसाइटी, इन सबको भी जो है एलिजिबल माना है। इसलिए जो भी LLP, फर्म, HUF, सोसाइटी
जो है इनके अंदर यदि 51% से ज्यादा ओनरशिप किसी यंग की होती है, किसी युवा की होती है, जो 45 ईयर्स तक एज का है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो ये जो है स्कीम जो है वो वहां पर ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि फैमिली बिजनेस होते हैं तो एचयूएफ में जो है वो आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर यदि एक पार्टनर जो है या दो पार्टनर, जितना भी टोटल पार्टनर है, उनमें से 51% से ज्यादा के जो ओनरशिप वाले पार्टनर यदि यंग है, 45 ईयर्स तक के एज के है, तो वो भी इस स्कीम को जो है वो पार्टनरशिप फर्म ले सकती है। कंपनी जो है वो इस केस को ले सकती है। कंपनी के डायरेक्टर यदि मान लीजिए 45 ईयर्स से एज के कम है, 51% से ज्यादा ओनरशिप वाले, तो वो भी जो है वो स्कीम को ले सकते हैं। राजस्थान के रेजिडेंट होना चाहिए, जो एप्लीकेंट है जो 45 ईयर्स के एज वाले हैं वो राजस्थान के रेजिडेंट होना चाहिए। एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए उसके अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकता है, सर्विस से रिलेटेड हो सकता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड हो सकता है। इसमें तीनों ही जो है वो यहाँ पर अलाउ है। एंटरप्राइज आपका माइक्रो होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइजेस से बाहर है, और मीडियम और लार्ज जो है वो एंटरप्राइज आने भी नहीं चाहिए। छोटे जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो है ये बनाया गया है। तो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में जो इंडियन गवर्नमेंट जो है कि एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है उसने जो एमएसएमई की डेफिनेशन दे रखी है, उसके अंदर जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है वही इसके अंदर एलिजिबल होंगे। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, एचयूएफ, सोसाइटी, ये मैं बता चुका हूं आपको, ये सारे एलिजिबल होंगे इसमें। इसमें जो है ज्यादातर योजनाओं में ये होता था अब तक कि बेनिफिशियरी जो है, जो लाभार्थी है, उसके परिवार में से किसी ने भी वो बेनिफिट ना लिया हो, पहले बेनिफिट ना लिया हो 5 साल में। बट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है कि 5 ईयर्स में बेनिफिशियरी यूनिट ने, जिस यूनिट पर आप सब्सिडी ले रहे हो उस यूनिट ने कोई सब्सिडी ना ली हो, तो यहां पर क्या हो गया कि यहां पर आपके रेस्ट्रिक्शन कम हो गया। पहले क्या है, परिवार में से किसी ने सब्सिडी ले ली यदि 5 साल में, तो पूरा परिवार जो है इनएलिजिबल हो जाया करता था। बट इस स्कीम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिया गया है कि यहां पर जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, वो ये लिखा हुआ है कि बेनिफिशियरी यूनिट जो है उसने यदि मान लीजिए कोई बेनिफिट लिया है तो ये इनएलिजिबल होंगे। बट यदि परिवार में ले लिया और आपकी यूनिट ने नहीं लिया है, तो जिस यूनिट में नहीं लिया है तो वो यूनिट जो है वो यहाँ पर बेनिफिटेड हो सकती है। और यहाँ पर कोई बैंक डिफॉल्टर जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी है। अब बात आती है कि इसमें क्या मिलने वाला है। तो इस स्कीम की जो मैक्सिमम लिमिट है लोन की वो है 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो इसमें आप अवेल कर सकते हो। वो आप चाहे बैंक से ले सकते हो, चाहे वो आप एनबीएफसी से ले सकते हो, आरएफसी राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से ले सकते हो, सिडबी से ले सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। मतलब ये सारे जो है यही आपके पास बैंक लोन लेने के तरीके होते हैं, इन सब से आप ले सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी अप्रूवल जो है वो डीआईसी से, जो नोडल एजेंसी बनी हुई है विश्वकर्मा युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की, उससे आपको अप्रूव करा के फिर जो है आपको बैंक के पास जाना है और बैंक से जो है वो इस स्कीम के अंदर जो है अपनी फाइल को जो है प्रोसेस कराना है। इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलेगी इसकी जो है वो आपको मिलने वाली है, वो 8% और 7% मिलने वाली है अलग अलग कैटेगरीज में। 5 साल के लिए मिलने वाली है। आप लोन चाहे 7 साल के लिए ले सकते हो, बट मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन ले सकते हो। बट यहाँ पर सब्सिडी जो मिलने वाली है, इंटरेस्ट सब्सिडी, वो आपको 5 साल के लिए मिलने वाली है। लोन आप कोलेटरल फ्री ले सकते हो सीजीटी एमएससी के अंदर। 10 लाख रुपए तक जो है वो मुद्रा के अंदर जो है वो जनरली सीजीटी एमएससी में डाल के जो है बैंक आपको दे देते हैं लोन। बट सीजीटी एमएससी की जो फीस लगने वाली है वो आपकी ही लगने वाली है। जो एसटी एससी के लिए जो स्कीम चल रही है बीआर अम्बेडकर, उसके अंदर सीजीटी एमएससी फीस जो है वो गवर्नमेंट वॉर्न करती है, गवर्नमेंट जो है वो वहन करती है। बट यहाँ पर जो है वो आप बेनिफिशियरी को जो है वो वहन करना पड़ेगा। इसमें मार्जिन मनी और कैपिटल सब्सिडी मिलने वाली है, जिसको मैं बताऊंगा कितना मिलने वाला है आपको। और 1% एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी जिनका 1 करोड़ से 2 करोड़ का लोन होगा, और जो लेडीज, एसटी, एससी, डिसेबल्ड, आर्टिसंस, ये सब होंगे जिनको 1% एडिशनल सब्सिडी यहाँ पर इंटरेस्ट की मिलने वाली है। बात ये आती है कि लोन का कंपोजिशन क्या होगा, लोन जो है वो किस फॉर्म में होगा, किस तरीके से आपको लोन लेना है।
कितना आपको लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लोन ले सकते हो आप, कितना आप प्लांट एंड मशीनरी के लिए लोन ले सकते हो, कितना आप जो है सीसी लिमिट ले सकते हो। तो इसका जो इसे कह सकते हैं हम कंपोजिशन ऑफ लोन। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर मैक्सिमम लोन जो होगा वो 2 करोड़ होगा प्रोजेक्ट के लिए। दो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये बात। दूसरी, यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग जो है, यदि आपका प्रोजेक्ट का पार्ट है जिस पर आप लोन लेने जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ले सकते हैं, ज्यादा पार्ट लोन ले सकते हैं, बट आपको 25% ऑफ लोन, जितना आपका, जैसे मान लीजिए आपका 2 करोड़ है और 2 करोड़ के प्रोजेक्ट लोन में आपका टोटल मिलाकर 25% हो गया 50 लाख रुपीस। तो 50 लाख रुपीस तक का लैंड एंड बिल्डिंग का जो पार्ट है ना आपका, आप लगाते हो 80 लाख 90 लाख बिल्डिंग के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग का जो 25% जो पार्ट होगा टोटल लोन का 25%, वही लोन जो है ना, उतना लोन का इंटरेस्ट ही आपको जो है वो आपको रिम्बर्स किया जाएगा। फर्दर बात करें तो इसके अंदर जो लोन होगा वो या तो कंपोजिट लोन होगा और या फिर टर्म लोन होगा। टर्म लोन में कोई दिक्कत नहीं है, टर्म लोन हो सकता है। प्योर सीसी जो है, प्योर सीसी वाला लोन नहीं होगा यहाँ पर कि आप केवल सीसी लेके बैठ जाए और वहां पर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी या कैपिटल सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे देगी, और ऐसी आशा रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं नए बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, नए बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए योजना लाई गई है। तो यहाँ पर आपका ये होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंपोजिट लोन लेना है या टर्म लोन लेना है। कंपोजिट लोन जो है वो यहाँ पर, कंपोजिट लोन के केस में भी सीसी लिमिट को जो है वो यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप 30% ऑफ लोन, मतलब 2 करोड़ है तो 2 करोड़ का 30% 60 लाख रुपीस तक की सीसी हो सकती है। बाकी 1 करोड़ 40 लाख रुपीस का लोन आपका टर्म लोन होना चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग के रूप में हो सकता है, चाहे वो आपका प्लांट एंड मशीनरी के रूप में हो सकता है, चाहे वो फर्नीचर के लिए हो सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए हो सकता है। बट आपको दोनों कंडीशंस को ध्यान रखना है। एक तो 25% वाली कंडीशन जो है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लगी हुई है इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए, और एक 30% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती सीसी लिमिट। ये आपको जो है वो यहां पर ध्यान रखना है। बात आती है कि आपको मिलने क्या वाला है, क्योंकि कारण हर व्यक्ति का जो है वो क्वेश्चन यही आकर अटक जाता है कि हमको इंसेंटिव क्या मिलने वाला है, सब्सिडी क्या मिलने वाली है। तो ये देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट सब्सिडी जो आपको मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1 करोड़ तक यदि आप लोन अमाउंट है आपका, तो आपको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलने वाली है। मींस आपको यदि मान लीजिए आपकी बैंक की ब्याज दर 10% है और इंटरेस्ट सब्सिडी आपको यहाँ पर 1 करोड़ तक का लोन है, तो ऐसी कंडीशन में 8% मिलेगी। तो आपको मतलब आपको 2% यहाँ पर जो है वो आपको नेट लगने वाला है। बट आपको यहाँ पर ये जो सब्सिडी मिलने वाली है वो एज ए रिम्बर्समेंट मिलने वाली है। मतलब आप पहले देंगे बैंक को और आप देते रहेंगे 3-3 महीने में, जो पहले ऐसा होता था। बट आप आगे का इसका प्रोसेसर क्या होगा, 1 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, बता दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। बट आपको यहाँ पर सब्सिडी जो है वो एज ए रिइंबर्समेंट मिलने वाली है। आप पहले देंगे बैंक को, बैंक जो है आपको, बैंक से फिर बाद में आपका क्लेम जाएगा और क्लेम के रूप में आपको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पर जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर आती रहेगी। और फर्दर जो है हम बात करें मार्जिन मनी सब्सिडी की बात, कैपिटल सब्सिडी की बात, तो कैपिटल सब्सिडी की कैप लगा रखी है 5 लाख रुपए। मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए कैपिटल सब्सिडी मिलने वाली है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 25% ऑफ लोन अमाउंट का 25% या 5 लाख, जो दोनों में कम हो। यदि आपका 20 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, और उसमें आपका 25% होता है 5 लाख रुपए, तो आपको 5 लाख मिलने वाले हैं। बट आपका यदि मान लो 30 लाख रुपीज का लोन है तो 25% होता है 7,50,000। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर भी 5 लाख ही मिलने वाला है। तो मैक्सिमम कैप आपकी हो गई 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से ज्यादा मार्जिन मनी सब्सिडी आपको यहां पर नहीं मिलने वाली है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी, तो यहां पर जल्द ही गवर्नमेंट जो है वो स्टेट पोर्टल इसका शुरू कर देगी। जहां तक SSOID के थ्रू ही उसका स्टेट पोर्टल गवर्नमेंट तैयार करेगी, वो आ जाएगा तो हम ऑनलाइन अप्लाई उसको कर सकते हैं। आपको अपने आधार, पैन, बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके इसमें जरूरी होंगे वो सब जो है यहाँ पर उसके साथ आपको अप्लाई करना है। इसकी रिकमेंडेशन DIC देगी, जो आपका कंसर्न DIC होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हो उसमें उसका जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है वहां पर ये एप्लीकेशन जाएगी। वहां पर टाइम टू टाइम एक मीटिंग होती है DLFTC की,
डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, उसकी मीटिंग होती है, उसके अंदर जो है वो आपका प्लान अप्रूव होता है। वहां से अप्रूव होने के बाद वो फर्दर बैंक को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और बैंक जो है उसको जो है वो लोन जो है वो सैंक्शन करेगी और फर्दर जो है वो आपकी सब्सिडी क्लेम जो है वो उसको प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी। तो ये एक इसका तरीका रहेगा। आपको जो मार्जिन मनी मिलने वाली है उसका आप ध्यान रखें कि मार्जिन मनी जो आपको कैपिटल सब्सिडी मिलने वाली है वो आपको बैंक में आपको आ जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, बट वो आप उसका उसका 3 साल तक आप यूज नहीं कर सकते। वो एज ए एक डिपॉजिट अमाउंट के रूप में पड़ी रहेगी, बट आपका जो लोन अमाउंट है उसमें से बैंक जो है वो आपको उस मार्जिन मनी को घटाकर ही ब्याज लेगा, वो अमाउंट रखा रहेगा। बट 3 साल तक आप उसको जो है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करोगे तो 3 साल बाद आपको जो है फर्दर आपका बिजनेस का इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो इंस्पेक्शन करने के बाद यदि आप अपने बिजनेस कंटिन्यू रखते हो, आप प्रॉपर तरीके से चलते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो मार्जिन मनी जो है वो आपको उस समय 3 साल बाद जो है वापस कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो इस योजना का जो है वो प्रोसीजर रहने वाला है। ये योजना जो है वो बहुत अच्छी योजना जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, इसका आप बेनिफिट उठाए। ठीक है, आपको किसी प्रकार की जो है परेशानी यहाँ पर आती है इन प्रोसेस एप्लीकेशन में, तो हम आपकी जो है यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो है हमारी ईमेल आईडी पर जो है यहाँ पर मेल कर सकते हैं और आप मोबाइल नंबर पर भी जानकारी इस योजना की हमसे कर सकते हैं। हम जो है वो हैंड होल्ड सपोर्ट भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्दर आपको जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपको उसमें प्रोफेशनल सर्विसेज भी उस पर दे सकते हैं। थैंक यू।